हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लांट ब्रीडिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जर्म प्लाज्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमको डिस्कस करना है जर्म प्लाज्म। ठीक है, जर्म प्लाज्म। ठीक है, देखिए सपोज डैट हमारे पास एक वैरायटी वन है, एक वैरायटी वन है। ठीक है, ये जो है बहुत ही अच्छी यील्डिंग कैपेसिटी रखती है, बहुत अच्छी है ये। लेकिन मान लीजिए इसमें कोई डिजीज आ गई, मान लीजिए इसमें कोई डिजीज आ गई और ये जो है उस डिजीज की वजह से ये अब जो है ख़राब होने लगी, इसका परफॉर्मेंस जो है ख़राब होने लगा। और हमको अब क्या चाहिए कि इस वैरायटी में जो कि बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी है, इसमें हम कोई जो है डिजीज के लिए रजिस्टर्ड जीन जो है ला करके डालें। तो अब वो जीन हम कहाँ से ला सकते हैं? ये जो वैरायटी है इसमें हम जीन जो है रेजिस्टेंसी के लिए कहाँ से ला सकते हैं? किसी दूसरी वैरायटी V2 से, या फिर ये जो क्रॉप है, ये जो क्रॉप है, ये जो स्पीसीज है, इसकी किसी दूसरी स्पीसीज से, स्पीसीज 2 से, या फिर हम किसी वाइल्ड स्पीसीज से, या फिर हम किसी लैंड रेसेस से जो कि देसी वैरायटीज़ हैं, पुरानी वैरायटीज़ हैं, लैंड रेसेस से ला सकते हैं। तो इस तरीके से हमको जीन कहाँ पे मिलेगा? हमको किसी जो है दूसरी वैरायटी में, या फिर ये जो वैरायटी है इससे रिलेटेड जो वाइल्ड स्पीसीज हैं उनमें। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी न किसी प्लांट से ही तो डिजीज के लिए, रेजिस्टेंसी के लिए जीन लेकर के आएंगे। तो इसीलिए अब इनका जो हम यूज करेंगे वो किसके लिए करेंगे? जीन के लिए या फिर एलील के लिए। और इनका हम कलेक्शन करते हैं इसीलिए क्योंकि इनसे सबसे हमको क्या चाहिए? अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जीन चाहिए। तो हम जर्म प्लाज्म को डिफाइन करते हैं सम टोटल ऑफ जीन्स, सम टोटल ऑफ एलील्स प्रेजेंट इन ए कल्टिवेटेड वैरायटी, प्रेजेंट इन ए कल्टिवेटेड वैरायटी एंड देयर वाइल्ड स्पीसीज, एंड देयर वाइल्ड स्पीसीज। तो किसी भी कल्टिवेटेड वैरायटी और उसकी जो वाइल्ड स्पीसीज हैं उन सब में जो जीन का सम है, जो जीन का टोटल नंबर है, उसी को हम क्या कहेंगे? जर्म प्लाज्म। क्योंकि जीन हमको कहाँ से मिलेंगे? हमको जो है वैरायटीज़ में मिलेंगे, उनकी वाइल्ड स्पीसीज से मिलेंगे। ठीक है, तो सम टोटल ऑफ जीन्स और एलील्स प्रेजेंट इन ए वैरायटी एंड देयर वाइल्ड स्पीसीज इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जर्म प्लाज्म को समझा। देखिए जर्म प्लाज्म को हम जेनेटिक रिसोर्स भी बोलते हैं, जर्म प्लाज्म को हम जेनेटिक रिसोर्स भी बोलते हैं। भाई जेनेटिक रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो है जीन का ही तो है मामला। सभी हम इनसे सबसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? जीन ले रहे हैं। और जीन ले रहे हैं मतलब वो जेनेटिक है। रिसोर्स मतलब हम उसको बार बार यूज कर रहे हैं अपने ब्रीडिंग प्रोसीजर को फुलफिल करने के लिए, अपने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो जर्म प्लाज्म को ही हम जेनेटिक रिसोर्स बोलते हैं। अच्छा, जेनेटिक रिसोर्स हम बोल रहे हैं, तो जेनेटिक रिसोर्स अगर हम एनिमल के केस में यूज करें तो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स हो जाएगा, एनिमल जेनेटिक रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लांट की बात करें तो हम प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हो जाएगा। तो ये एनिमल जेनेटिक रिसोर्स हो गया, ये प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हो गया, PGR। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हम लोग जो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग जो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को डिस्कस करेंगे। अब ये जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, हमने कहा भाई इसमें क्या है? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का मतलब क्या है? कि प्लांट्स की अलग अलग जो है कल्टीवर हैं, वैरायटी हैं, उनकी जो है वाइल्ड स्पीसीज हैं, हमने एक जगह कंजर्व करके रखा हुआ है। किस लिए कंजर्व करके रखा हुआ है? क्योंकि हमको जो है उनसे जीन चाहिए, हमको उनसे एलील चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हो गया। अब ये जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है ये हम विद इन कंट्री से कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको इंडिजिनस कलेक्शन बोलेंगे, उसको हम इंडिजिनस कलेक्शन बोलेंगे। अगर हम किसी दूसरी कंट्री से लेकर के आए हैं तो उसको एक्जोटिक कलेक्शन बोलेंगे, उसको हम एक्जोटिक कलेक्शन बोलेंगे। तो इस तरीके से जर्म प्लाज्म जो है इंडिजिनस भी हो सकता है और एक्जोटिक भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जो जर्म प्लाज्म है उसमें हम जो है सारी कल्टिवेटेड स्पीसीज रखे हों, तो कल्टिवेटेड जर्म प्लाज्म हो सकता है, कल्टिवेटेड। या फिर हमने जो है वाइल्ड स्पीसीज को रखा हो तो वाइल्ड जर्म प्लाज्म हो सकता है, वाइल्ड कलेक्शन और
कल्टिवेटेड कलेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से जर्मप्लाज्म को जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने कहा कि जर्मप्लाज्म में हम क्या रखेंगे भाई, जर्मप्लाज्म में जो है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो लैंड रेसेस हो सकती हैं, लैंड रेसेस हो सकती हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैरायटीज हो सकती हैं, ठीक है। वैरायटीज इन कल्टीवेशन हो सकती हैं, ठीक है। ऐसी वैरायटी जो कि कल्टीवेशन में है वो हो सकती हैं। ब्रीडिंग लाइंस हो सकती हैं, ब्रीडिंग लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। ब्रीडिंग लाइंस हो सकती हैं। और स्पेशल जेनेटिक स्टॉक हो सकते हैं, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक हो सकते हैं। वाइल्ड रिलेटिव और वाइल्ड फार्म हो सकते हैं, वाइल्ड रिलेटिव एंड वाइल्ड फार्म हो सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड रिलेटिव और वाइल्ड फार्म हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो जर्मप्लाज्म कलेक्शन हमारा है, जो हमने कलेक्ट किया हुआ है जर्मप्लाज्म, तो उसमें इस तरीके से जो है मटेरियल हो सकते हैं भाई। हम लैंड रेसेस को रख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैरायटीज हो सकते हैं, वैरायटीज इन कल्टीवेशन का हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, ब्रीडिंग लाइंस का कंजर्वेशन कर सकते हैं, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक का कंजर्वेशन कर सकते हैं, वाइल्ड रिलेटिव वाइल्ड फार्म का कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब इसमें लैंड रेसेज क्या होती हैं ये हमको समझना है। देखिए, ये जो लैंड रेसेज हैं ये प्राइमिटिव टाइप की वैरायटीज होती हैं। ये बिना किसी साइंटिफिक इफर्ट्स के जो है डेवलप की जाती हैं। इसमें हम कोई ब्रीडिंग मेथड्स जो है नहीं लगा करके डेवलप की होती है। ये देसी वैरायटीज होती हैं, प्राइमिटिव टाइप की वैरायटीज होती हैं। अब प्राइमिटिव टाइप की वैरायटीज होती हैं तो ये एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव हो सकती हैं, क्योंकि इनके पास जो है रेजिस्टेंसी के लिए जीन होता है, इनके पास बफरिंग कैपेसिटी के लिए जो है जीन होता है। ये एडवर्स सॉइल कंडीशन में, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो है अपने आप को सर्वाइव करा सकती हैं। और ये जो है वेरिएबिलिटी का एक स्टोर हाउस होती है, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी जो है पाई जाती है, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट वैरायटीज़ क्या होती हैं? ये जो एब्सोल्यूट वैरायटीज़ हैं ये सिस्टमेटिक ब्रीडिंग एफर्ट्स के थ्रू डेवलप की जाती हैं, ठीक है। ये वैरायटीज जो होती हैं ये रिसेंट पास्ट की जो है वैरायटीज होती हैं। ये ऐसी वैरायटीज होती हैं जिनका कुछ साल पहले तो कल्टीवेशन हो रहा हो, लेकिन अभी जो है ये कल्टीवेशन में ना हो, ठीक है। तो इस तरीके की वैरायटीज जो है एब्सोल्यूट वैरायटीज में आती हैं। इनके पास कुछ स्पेशल जो है कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब वैरायटीज इन कल्टीवेशन, वैरायटीज इन कल्टीवेशन का क्या मतलब है? ऐसी वैरायटी जो कि कल्टीवेशन में है प्रेजेंटली, जो है जिनका कल्टीवेशन हो रहा है। अच्छा, कल्टीवेशन में है तो इनके पास कोई ना कोई भाई क्वालिटी है, तभी तो ये कल्टीवेशन में है। जैसे इनके पास यील्ड के लिए ट्रेट है, जीन है, या फिर इनके लिए किसी क्वालिटी, पर्टिकुलर किसी क्वालिटी के लिए जीन है, तो इनके पास जो है किसी भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स के लिए जीन होते हैं, तभी तो ये कल्टीवेशन में है। तो यहाँ से हम अगर इनका कंजर्वेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ से हमको जो है किसी क्वालिटी के लिए, यील्ड के लिए जीन जो है मिल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इनको भी कलेक्ट करके रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। तो वैरायटीज इन कल्टीवेशन। अभी ये जो ब्रीडिंग लाइन्स हैं, ब्रीडिंग लाइन्स का मतलब क्या है? ऐसी लाइन्स जो कि हम ब्रीडिंग करके डेवलप कर रहे हैं, जो कि ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत डेवलप हो रही हैं। ये नैरो जेनेटिक बेस वाली होती हैं, ठीक। इसमें जो है म्यूटेंट लाइन भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक लाइन भी इंक्लूड करते हैं। होमोजाइगस लाइन्स को जो है, जो कि इनब्रीडिंग के थ्रू डेवलप की जाती हैं, वो भी सब इसी के अंतर्गत आती हैं। जो भी लाइन्स जो है ब्रीडिंग के प्रोग्राम के थ्रू जो है डेवलप हो रही हैं, तो वो सारी लाइन्स किस में आएंगी? ब्रीडिंग लाइन्स में आएंगी, ठीक है। वो सारी लाइन्स ब्रीडिंग लाइन्स में आएंगी। इसके बाद स्पेशल जेनेटिक स्टॉक। स्पेशल जेनेटिक स्टॉक का मतलब क्या है? जैसे कि हमने आपको मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी ये सब पढ़ाया है, तो उस तरीके की जो लाइन्स हैं, जो जेनेटिक स्टॉक है, जो मोनोसोमी जिनमें है, नलीसोमी है, ट्राइसोमी है, टेट्रासोमी है, उन सभी जेनेटिक स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? स्पेशल जेनेटिक स्टॉक, ठीक है। क्रोमोसोमल सब्स्टिट्यूशंस लाइन्स हो सकती हैं, क्रोमोसोमल एडिशनल लाइन्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल जेनेटिक स्टॉक में आएंगी। अभी वाइल्ड रिलेटिव और वाइल्ड फार्म। तो देखिए, सबसे पहले वाइल्ड रिलेटिव को समझने से पहले हमको वाइल्ड फार्म को समझना होगा, ठीक है। ये जो वाइल्ड फार्म होता है ना, इन्हीं से डायरेक्टली जो है हमारी कल्टिवेटेड स्पीसीज ओरिजिनेट होती है। जो भी हमारी कल्टिवेटेड स्पीसीज है ना, जो कल्टिवेटेड स्पीसीज है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है? वाइल्ड फार्म से। जबकि जो वाइल्ड रिलेटिव है ना, ये जो है, जो कल्टिवेटेड स्पीसीज है, इससे कभी इवोल्यूशन के दौरान
जब इससे कल्टीवेटेड स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ है उस दौरान जो है ये वाइल्ड रिलेटिव इस कल्टीवेटेड स्पीसीज से जो है रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वाइल्ड फार्म है ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कल्टीवेटेड स्पीसीज से, जबकि वाइल्ड रिलेटिव जो होते हैं ये इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कल्टीवेटेड स्पीसीज से। इसलिए जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है, जो कल्टीवेटेड क्रॉप है, इसका जो क्रॉसिंग है वो वाइल्ड फार्म से इजीली हो सकता है, जबकि वाइल्ड रिलेटिव से जो है इजीली नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जर्मप्लाज्म को हम जेनेटिक रिसोर्स भी बोलते हैं। जेनेटिक रिसोर्स जो है वो जीन्स का हम कहें एक कलेक्शन है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने किसी भी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। जर्मप्लाज्म के अंतर्गत ये सारी लाइंस जो है आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा, जब इस जर्मप्लाज्म को हम क्रॉसिंग के नज़रिए से देखते हैं, हाइब्रिडेशन के थ्रू देखते हैं, हाइब्रिडेशन के नज़रिए से देखते हैं, हम ये इस नज़रिए से देखते हैं कि ऐसा जर्मप्लाज्म जिसको हम क्रॉसिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर सकें, जिनमें क्रॉसिंग हो सके, इजीली क्रॉसिंग हो सके, हार्डली क्रॉसिंग हो सके। जब हम इस बेसिस पे जर्मप्लाज्म को जो है कैटेगराइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो फिर उसको बोलते हैं जीन पूल। ये जो टर्म जीन पूल है ये सबसे पहले ढॉबझांस्की के द्वारा दिया गया था। ढॉबझांस्की नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जबकि जो जीन पूल कॉन्सेप्ट है ये हार्लन एंड डीवेट नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। हार्लन एंड डीवेट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा जो है 1971 में दिया गया था। ठीक है, तो जीन पूल जैसा कि हमने बताया कि जब हम क्रॉसिंग के बेस पे, जब हम हाइब्रिडेशन के बेस पे अपने जर्मप्लाज्म को कैटेगराइज करते हैं तो उसको बोलते हैं जीन पूल। जीन पूल कई प्रकार का हो सकता है, जीन पूल 1, जीन पूल 2, जीन पूल 3 और जीन पूल 4। ठीक है, तो इस तरीके से 4 तरीके के जो है जीन पूल अभी तक बनाए गए हैं। ये जो जीन पूल फर्स्ट है इसमें ऐसी स्पीसीज को रखा जाता है जो कि रिलेटेड होती हैं आपस में, जो कि रिलेटेड होती हैं। तो जब रिलेटेड होती हैं तो इनमें क्रॉसिंग जो होती है वो इजी होती है और जो F1 बनता है वो फर्टाइल बनता है। अच्छा, जब क्रॉसिंग इजीली हो रही है, जब स्पीसीज 1 का हम स्पीसीज 2 से क्रॉसिंग इजीली कर ले रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में जो जीन का ट्रांसफ़र है वो भी इजीली हो सकता है। ठीक है, तो जीन पूल 1 में ऐसे मेंबर आते हैं जिनमें आपस में जो क्रॉसिंग है वो बहुत ही इजी होती है और जो F1 बनता है वो फर्टाइल बनता है और जो जीन का ट्रांसफ़र है वो भी इजी होता है। अब ये जो जीन पूल 2 है इसमें ऐसी स्पीसीज रखी जाती हैं जो कि जीन पूल 1 के जो मेंबर्स हैं, जो जीन पूल 1 की स्पीसीज हैं, इनसे जो क्रॉसिंग है इनकी वो जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी के साथ में होती है। जीन पूल 2 के जो मेंबर हैं वो जीन पूल 1 के मेंबर्स के साथ में डिफ़िकल्टी के साथ में जो है हाइब्रिडेशन करेंगे। इनमें जो क्रॉसिंग होगी वो इजी नहीं होगी। इनका जो F1 बनेगा वो कैसा होगा, पार्शियली जो है स्ट्राइल होगा। लेकिन कुछ हम स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू जो है इनके जो बैरियर्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम फर्टाइल हाइब्रिड्स को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं विद सम डिफ़िकल्टीज़। तो इनमें जो जीन ट्रांसफ़र है वो भी पॉसिबल होगा लेकिन कुछ जो है डिफ़िकल्टी के साथ में। ठीक है, तो ये जो जीन पूल 1 के मेंबर हैं ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम में। जीन पूल 2 के जो मेंबर हैं ये ऑफन यूज होते हैं, जबकि जीन पूल 3 के जो मेंबर्स हैं ये जो है ओकेशनली यूज होते हैं, बहुत ही रेयर यूज होते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब जीन पूल 3 में कौन से आएंगे? जीन पूल 3 में ऐसे मेंबर्स आएंगे, ऐसी स्पीसीज आएंगी जिनका जीन पूल 1 से जो क्रॉसिंग है वो बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का है। मतलब इसमें जो F1 बनेगा वो टोटली जो है क्या बनेगा, स्ट्राइल बनेगा। टोटली क्या बनेगा, स्ट्राइल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे F1 फर्टाइल होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के जो मेंबर्स हैं वो जो है जीन पूल 3 में आते हैं। इसका मतलब इनमें जो है जीन का ट्रांसफ़र भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ना के बराबर। लेकिन अभी चूंकि कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स आ गई हैं जिनके थ्रू जो है हम इनमें भी जो है क्रॉसिंग करा सकते हैं, जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर।
ठीक है। एम्ब्रियो कल्चर, जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया भी है, एम्ब्रियो कल्चर के थ्रू जैसे हम जब हम इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराते हैं, S1 और S2 का क्रॉस करा रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये जो F1 आया ये स्टाइल होता है, F1 आया ये स्टाइल होता है, ठीक है। क्यों स्टाइल होता है? क्योंकि मियोटिक इरेगुलरिटीज होती हैं। अच्छा, इन S1 और S2 में हमने जब क्रॉस कराया तो यहाँ जाइगोट बना, इसके बाद इसमें डेवलपमेंट हुआ तो एम्ब्रियो बना, ठीक है। तो इस जाइगोट को एम्ब्रियो बनने से पहले ही, या फिर हम इमैच्योर एम्ब्रियो को ही क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो जब बन जाता है उसके बाद जो है वो इवॉल्व्स होता है, वो एक्सपायर करता है, डेड करता है। तो उस एम्ब्रियो को डेड होने से पहले ही, इवॉल्व्स होने से पहले ही हम उसको जब निकाल लेते हैं और उसको कल्चर कर लेते हैं, फिर उसके हम प्लांट्स बना लेते हैं, उसको हम होल प्लांट्स में डेवलप कर लेते हैं, तो उस तरीके की जो है प्रक्रिया को हम बोलते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो रेस्क्यू। हमने इमैच्योर एम्ब्रियो को जो है कल्चर करके उससे जो है प्लांट्स को तैयार करा लिया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो है बन गया। तो इस तरीके की टेक्निक को हम बोलते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है टेक्निक हैं जिनके थ्रू हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन जो कि पॉसिबल नहीं था वो हम कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ब्रिज स्पीसीज का। जैसे मान लीजिए S1 और S2 के बीच में क्रॉसिंग नहीं हो पा रही है डायरेक्टली, ठीक है, तो हम S1 का S3 से क्रॉस करा दें, फिर ये जो F1 आया इसको हम S2 से क्रॉस करा दें, तो यहाँ पे जो S3 है ये एज ए ब्रिज स्पीसीज काम कर रही है। ये जो S3 है ये एज ए ब्रिज स्पीसीज काम कर रही है। तो ये टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू जो है हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये जो बैरियर था इसको हम थोड़ा सा जो है ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब GP4 की बारी आ गई। GP4 क्या है? जैसे कि आपको पता है, पहले तो हमने जैसा कि डिस्कस किया कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है, जीन को हम ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, भाई क्रॉसिंग के थ्रू करते थे। लेकिन अभी आपको पता है, ये वेल नोन फैक्ट है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का जब से जो है यूज होने लगा है प्लांट ब्रीडिंग में, तब से कोई बाउंड्री जो है नहीं रह गई है। आप देखते हैं कि सॉइल में जो बैक्टीरिया है उससे जीन ला करके जो है कॉटन के प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। जो बीटी कॉटन बना है उसमें बैसिलस थ्रिंजेंसिस से जीन ला करके जो है बीटी कॉटन में डाला गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एक सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया से जो है जीन को ला करके किसी प्लांट्स में जब डाला जा रहा है तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई वेरिएशन, कोई जो है बाउंड्री नहीं रह गई। हम कहीं से भी कोई भी जीन जो है ला करके किसी भी ऑर्गेनिम्स में जो है इंट्रोड्यूस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से ये जो GP4 है इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी वाली जो है चीज़ों को रखते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेज को रखते हैं, ठीक है। तो इसको इसीलिए बोलते हैं जीन ओसिन। इसमें सब आ जाता है, जीन ओसिन। जीन ओसिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा समुद्र हो गया जीन का। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो है जीन ला करके कहीं भी डाल रहे हैं, तो हम पूरे होल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को जो है हम इसमें जो है रखते हैं GP4 में, क्योंकि हम कहीं से भी जीन को ला सकते हैं इसमें, ठीक है। तो कोई बाउंड्री नहीं रह गई। तो इस तरीके से हमने जो है जर्मप्लाज्म को भी समझा, जीन पूल कॉन्सेप्ट को भी समझा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।